आदर आदाब अभिनंदन आभार। तो काफ़ी टाइम से पढ़ाई रुकी हुई थी यार तुम सबकी। मैं भी परेशान था क्या किया जाए। तो सोचा अब यूट्यूब पे पढ़ाने शुरू करते हैं, ताकि अगर फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट ना भी रहें तो भी आप सबकी पढ़ाई चलती रहे। तो काफ़ी सोचा यार क्या किया जाए, क्योंकि अगर वर्चुअली पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे पुराने स्टूडेंट्स तो देखेंगे नहीं, कई लोग देखेंगे। तो काफ़ी सोचा यार क्या किया जाए, शुरू कैसे किया जाए। तो मैंने सोचा कि दो ऐसे टॉपिक उठाए जाएं जो बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, और उन दोनों को जोड़ने की कोशिश की जाए। दो टॉपिक हैं, फ्लैट अर्थ और रिलेटिविटी। जी हाँ, फ्लैट अर्थ और रिलेटिविटी, एक फिजिक्स की सबसे शानदार थ्योरी और दूसरी दुनिया की सबसे बेकार थ्योरी। खुद जज कर लो कौन सी है। पर इन्हीं टॉपिक्स पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि हमारी क्लास के कुछ नियम सेट किए जाएं पहले। पहला नियम, क्वेश्चन एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। जैसे आसमान नीला क्यों है, धरती का वेट कितना है, हम सपने क्यों देखते हैं, ब्लैक होल क्या होता है, एयरप्लेन कैसे उड़ते हैं, अगर धरती गोल है तो धरती गोल क्यों है। तो ये सब सवाल सुनने में काफ़ी बचकाने से लगते होंगे, पर जब इन सवालों को गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कितने डीप सवाल हैं ये सब। अच्छा, किस तरह के सवाल पूछने हैं? तो सवाल तीन तरह के होते हैं। पहला, वाई। दूसरा, हाउ। तीसरा, व्हाट इफ। क्यों, कैसे और क्या इस चीज के कोई और भी तरीके हो सकते हैं? ये तीन सवाल ऐसे हैं जिसकी साइंटिफिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक। दूसरा रूल, नेवर बी satisfied with unsatisfactory answers। कभी भी किसी अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर से सेटिस्फाई होकर नहीं रहना। सवाल पूछते जाने हैं जब तक समझ ना आए। ठीक। तीसरा नियम, गो डीप। जैसे कि प्लेन उड़ते क्यों हैं, इतनी भारी चीज हवा में कैसे उड़ रही है, काफी कॉमन सवाल है। तो इस पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो प्लेन उड़ता कैसे है? तो प्लेन जब काफ़ी स्पीड में होता है तो उसकी जो नीची वाली सरफेस होती है प्लेन की, जैसे विंग होती है, उसके निचली सरफेस पे जो हवा का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उसको ऊपर पुश करता है। पर हवा तो काफ़ी हल्की होती है, वो इतनी भारी प्लेन को पुश कैसे कर देती है? तो दो रीज़न है। पहला तो जो विंग की शेप होती है कुछ ऐसी होती है। इस शेप की वजह से जो विंग का लोअर सरफेस होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और जो विंग का अपर सरफेस होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंग को ऊपर पुश किया जाता है। दूसरा रीज़न ये है, विंग होता है प्लेन का, वो एक एंगल पे लगा होता है। तो जब प्लेन आगे बढ़ता है तो इस एंगल पे हवा उसको पुश करती है ऐसे ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से चाहे जितना प्लेन काफ़ी भारी होता है पर इस पुश की वजह से वो ऊपर उड़ जाता है। इस फोर्स को कहते हैं लिफ्ट फोर्स। पर इंटरनेट पे तुम कहीं भी सर्च कर लेना, फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमेशा चार तरह के आएंगे, जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और ग्रेविटी। तो ये लिफ्ट फोर्स कौन सा है? ये लिफ्ट फोर्स कौन सा है? तो वैसे तो फोर्सेस कई तरह के होते हैं,
पुश, पुल, लिफ्ट, थ्रस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स, कई तरह के फोर्स होते हैं। पर ये भी बात सच है कि यूनिवर्स में 4 ही तरह के फोर्स होते हैं। तो इसी लिफ्ट फोर्स को अगर थोड़ा और अच्छे से एनालाइज किया जाए तो हवा में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं, एटम्स में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ये जैसे एटम है, इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तीसरा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है। अब ऐसे ही जो प्लेन का विंग है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो हवा का मॉलिक्यूल, हवा के एटम्स और या हवा के इलेक्ट्रॉन्स जब इस विंग के इलेक्ट्रॉन्स से आपस में आते होंगे तो इनमें होता है रिपल्शन। रिपल्शन क्योंकि हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, दोनों में नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसकी वजह से रिपल्शन होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिपल्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, तो ये जो लिफ्ट फोर्स होता है वो एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हवा के इलेक्ट्रॉन्स और विंग के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन दिखा रहे हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एग्जाम्पल है। और बाकी भी जितनी चीज़ें बताएं, पुश, पुल वगैरह, सब एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ही एग्जाम्पल्स हैं। पर फिर लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड होने का मतलब क्या होता है? मतलब समझ गए ना तीसरे नियम का मतलब? सवाल पूछते जाना है, पूछते जाना है, एकदम गहराई में उतरना है। कहाँ हम प्लेन की बात कर रहे थे, कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आ गए। ठीक, पर वो सब ठीक है, इन सब का फ्लैट अर्थ से क्या मतलब है? तो फ्लैट अर्थ का जो पहला सवाल है, चलो पूछते हैं कि व्हाई डिड द आइडिया ऑफ फ्लैट अर्थ केम अबाउट। तो पहले बात तो यही है यार कि बाहर जाओ, अपने आसपास देखो, क्या धरती कहीं से गोल नज़र आएगी? नहीं दिखेगी। ये पर कोई तुमसे आके बोले कि धरती, अरे तुम्हें नहीं पता है कि धरती असल में गोल ही है, तो क्या तुम उसकी बातों पे जाओगे या अपनी ऑब्जर्वेशंस पे भरोसा करोगे? अपनी ऑब्जर्वेशंस पे रहोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। बट यही नहीं करना है, क्योंकि अगर एक प्रॉपर रीज़न दिया जाए, एक प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न दिया जाए कि तुम गलत हो, तो उसको सवाल करना है। मान भी नहीं लेना कि हाँ हो सकता है गलत हो, उस पर सवाल करना है, जो कि फ्लैट अर्थ पे बिलीव करने वालों ने अपेरेंटली नहीं किया। जहाँ से आता है हमारी क्लास का 4th नियम, ऑलवेज बी ओपन टू चेंजेस। जैसे एक काफ़ी थिन डिफरेंस होता है नोइंग और बिलीविंग में। जैसे अभी क्या तुम्हें बिलीव है कि तुम्हारे 2 हाथ हैं, या तुम्हें पता है कि तुम्हारे 2 हाथ हैं? पता है ना। तो जिस चीज़ के बारे में पता होता है उसके बारे में बिलीव करने की ज़रूरत नहीं होती। हुँ? पर जैसे ही तुम्हें एक नदी पार करनी है और तुम्हें नहीं पता कि कर पाओगे कि नहीं, तो तुम्हें खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, है ना। तो किसी भी साइंटिफिक अप्रोच की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही होती है, एक ओपन माइंड रखना है कि सिंपली बिलीव नहीं करना है किसी चीज़ में। अगर बिलीव करते रहोगे तो बिलीव स्ट्रांग होता चला जाएगा, और फिर स्ट्रांग बिलीव को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए रीजनिंग करनी है, बिलीव नहीं करना। तो ऐसा माइंडसेट रखना है कि किसी भी पॉइंट पर तुम गलत साबित हो सकते हो। तो जो नहीं पता वो तो नहीं पता, और जो पता है हो सकता है वो भी गलत ही पता हो। ठीक, एक इतना ओपन माइंडसेट रखना है अपना। तो अब अगर कोई तुमसे आके कहे कि अरे तुम्हें नहीं पता, धरती फ्लैट नहीं है, धरती असल में गोल ही है, तो क्या करना है? उससे सवाल करने हैं कि अच्छा धरती गोल है तो धरती गोल क्यों है? तो पहला तो यही है कि यार ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी हर तरफ से इक्वल फोर्स लगाती है, इक्वल फोर्स।
ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली एक सर्कुलर शेप आ जाता है। बट असल में धरती का शेप सर्कुलर भी नहीं होता। कहीं कहीं पे क्योंकि ज़्यादा ग्रेविटी होती है तो दबा हुआ होता है, कहीं कहीं पे कम ग्रेविटी होती है तो उठा हुआ होता है। और क्योंकि धरती रोटेट भी कर रही है तो अपने इक्वेटर के अबाउट थोड़ा बल्ज डाउन भी है ऐसा। कहीं कहीं ग्रेविटी ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है। मतलब ये तो काफ़ी एग्जैजरेटेड शेप है, मगर थोड़ा सर्कुलर शेप नहीं है, थोड़ा इस तरह का इरेगुलर शेप है। इस शेप को कहते हैं इरेगुलर इलिप्सॉइड या जियोइड। ठीक, पर व्हाट इफ धरती फ्लैट ही हो? क्या धरती फ्लैट हो सकती है? वेल ऑब्वियसली हमारे पास एविडेंस है, साइंटिफिक प्रूफ है। पर अब इसी साइंस की मदद से देखो धरती फ्लैट कैसे प्रूव होती है। तो एक पार्टिकल होता है जिसका नाम है म्यूऑन। इस म्यूऑन पार्टिकल की खास बात यह है कि इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 2 माइक्रोसेकंड का। 2 माइक्रोसेकंड मतलब 1 सेकंड में 10 लाख माइक्रोसेकंड होते हैं। और ये सिर्फ 2 माइक्रोसेकंड का लाइफ स्पैन है, मतलब कि इसको 2 माइक्रोसेकंड के बाद इस पार्टिकल को अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। और इस पार्टिकल का जो नेचुरल सोर्स है वो है हमारा सूरज। सूरज से इतनी दूर धरती तक ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है। तो अब क्योंकि हम इस पार्टिकल को धरती पर डिटेक्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस पार्टिकल के बारे में पता है, ये प्रूफ है कि इस पार्टिकल के लिए जो समय है वही धीमे चल रहा है। मतलब कि जिस पार्टिकल को 2 माइक्रोसेकंड में अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, सूरज से इतनी दूर धरती तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। मतलब कि इस पार्टिकल के लिए जो समय है वही धीमे चल रहा है। इस फिनोमेना को कहते हैं टाइम डायलेशन। और ऐसा नहीं है कि हम इस पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से टाइम डायलेशन के बारे में पता चला था। पहले टाइम डायलेशन के बारे में पता था, जिससे हमें इस पार्टिकल का एक्सप्लेनेशन मिला। टाइम डायलेशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसके लिए टाइम जो है धीमे स्पीड से चलता है। टाइम इटसेल्फ धीमी स्पीड से चलने लगता है अगर कोई पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है। या कोई दो ऑब्जर्वर जो एक रेस्ट पे खड़े है और एक मोशन में है, वो दोनों टाइम को अलग अलग मेजर करेंगे। बहुत ही इनक्रेडिबल फिनोमेना है जिसके बारे में बताया गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इस चीज़ को थोड़ी देर में थोड़ी और गहराई में समझते हैं। पर अब मान लो तुम्हें एक स्टिक की लेंथ मेजर करनी है। एक स्टिक है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, कितनी है। अब मेजर करने का कॉमन तरीका क्या है? इसको एक नोन स्केल पर रखो और दोनों एंड्स को सेम टाइम पर मेजर कर लो। मान लो ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो इसकी पूरी लेंथ क्या होगी? बी माइनस ए। सिंपल। कितनी भयंकर बात बता दी ना मैंने। मतलब स्टिक की लेंथ मेजर करना सिखा रहे हैं। अब क्या बताऊंगा कि आसमान नीला होता है, सूरज पीला होता है, ग्रेविटी नीचे खींचती है। एक्चुअली तीनों ही गलत है। आसमान नीला नहीं होता, सूरज पीला नहीं होता और ग्रेविटी नीचे नहीं खींचती। पर खैर वो सब बातें कभी और के लिए। अभी मान लो ये स्टिक अगर मोशन में है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो मोशन में होने की वजह से, अब जैसा कि बताया टाइम डायलेशन में, कि जब कोई चीज़ मोशन में होती है उसके लिए टाइम धीमे चलता है। और इस स्टिक को मेजर करने का मेथड क्या था कि दोनों एंड्स को सेम टाइम पे मेजर करना है।
अब क्योंकि इसका टाइम वेरी कर रहा है, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो भी डिफरेंट आएगी कंपेयर्ड टू जब ये स्टिक रेस्ट पर थी। क्योंकि ये स्टिक अब मोशन में है तो दोनों एंड्स का टाइम मेजर करोगे वो अलग होगा कंपेयर टू जब ये स्टिक रेस्ट पर थी। तो इस स्टिक की जो मेजर्ड लेंथ आएगी वो अलग आएगी कंपेयर टू जब ये स्टिक रेस्ट पर थी। इस फिनोमेना को कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उस डायरेक्शन में स्टिक छोटी होती चली जाती है। जैसे अगर ये स्टिक है इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ छोटी होती चली जाएगी। और ये एक एक्चुअल फिनोमेना है, ऐसा नहीं कि कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसकी वजह से हमें स्टिक छोटी लगती है। स्टिक एक्चुअल में छोटी हो जाती है। ये एक साइंटिफिकली और मैथमेटिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फिनोमेना है जिसमें प्रूव हुआ है कि स्टिक की लेंथ छोटी हो जा रही है कंपेयर्ड टू जब ये स्टिक रेस्ट पर थी। अच्छा, मैं कंपेयर्ड टू पर इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि रिलेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि कोई दो चीज़ अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है तो उन दोनों चीज़ की मेजरमेंट अलग अलग आएगी। रिलेटिव का मतलब होता है कि उस पर डिपेंड करती है, रिलेटिव टू समथिंग होती है। जैसे कि अगर किसी चीज़ का टाइम मेजर करना है तो वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अगर किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो उसके मोशन पे डिपेंड करती है। तो टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मतलब ही यही है कि दो ऑब्जर्वर जिसमें एक रेस्ट पर है और एक मोशन में है सेम चीज़ की लेंथ और टाइम पर अग्री नहीं करेंगे, दोनों लोग अलग अलग मेजर करेंगे। इवन अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास नापना हो वो भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। इवन क्वांटम मैकेनिक्स में एक फिनोमेना है जो ये बताता है कि किसी चीज़ का जिंदा होना भी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। तो अब यही है। पर रिलेटिविटी का जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर इस स्टिक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो स्टिक रेस्ट पर है और बाकी दुनिया मोशन में है। जैसे कि मान लो एक ट्रेन में हो, एक चलती हुई ट्रेन में खड़े हो, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में तुम तो रेस्ट पे हो ना, तुम एक जगह खड़े हो, तुम रेस्ट पर हो और बाकी दुनिया, बाहर की दुनिया मोशन में पीछे जा रही है ना। वैसे ही मान लो तुम इस स्टिक के ऊपर बैठे हो तो तुम्हारे लिए ये स्टिक रेस्ट पर है और बाकी दुनिया मोशन में है। और क्योंकि अब दुनिया मोशन में है और तुम रेस्ट पर हो तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से जो मोशन में होगा उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस बार दुनिया की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी और तुम्हारी लेंथ वैसे ही रहेगी। तो ये रिलेटिविटी का सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि दुनिया के रिस्पेक्ट में स्टिक की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और स्टिक के रिस्पेक्ट में दुनिया की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब इस चीज़ को अगर समझें तो गजब की चीज़ है। तो ये सब तो ठीक है, इसका फ्लैट अर्थ से क्या मतलब है? अब मान लो तुम एक लाइट बीम पर सवार हो या मान लो तुम एक एलियन हो, स्पेसशिप में धरती की तरफ आ रहे हो बहुत स्पीड में। अब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड लाइट की स्पीड से चल रहे हो तब भी वो स्पेसशिप या लाइट बीम तुम्हारे रिलेटिव रेस्ट पर है और धरती तुम्हारी तरफ आ रही होगी। अब क्योंकि तुम रेस्ट पर हो, तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट पर हो, धरती तुम्हारी तरफ आ रही होगी। तो क्योंकि धरती मोशन में है और काफ़ी स्पीड में मोशन में है तो धरती का लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और धरती फ्लैट नज़र आएगी। तो उस ऑब्जर्वर के लिए उस सिचुएशन में धरती फ्लैट आएगी। तो धरती फ्लैट भी हो सकती है, पर जैसा कि हमारे क्लास का नियम है डीप में जाना है तो थोड़े और सवाल पूछते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है तो उसकी एक्चुअल शेप क्या है? जैसे मान लो अगर ये रेक्टेंगल है, मोशन में गया तो स्क्वायर बन गया और तेज चला तो लाइन बन गया। तो रियलिटी क्या है? क्योंकि यूनिवर्स में तो हर चीज़ मोशन में है, तो रियलिटी क्या है?
और सवाल पूछते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम जो अपने 5 सेंसेस से दुनिया को समझते हैं, दुनिया उससे अलग हो सकती है? जैसे कोई जानवर है, उसके पास आँख नहीं है, तो तुम उसका लाइट का कॉन्सेप्ट कैसे समझाओगे? उसके पास बस 5 की जगह 4 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उसके लिए दुनिया की समझ ही अलग है। वो सुन सकता है, बोल सकता है, टेस्ट कर सकता है, पर देख नहीं सकता। उसके लिए लाइट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कोई इनकम्प्लीट नॉलेज है, उसके हिसाब से कंप्लीट नॉलेज ही है, पर उसके लिए लाइट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस इसलिए क्योंकि उसके पास आंख नहीं है, उसके पास कोई लाइट सेंसिंग ऑर्गन नहीं है, तो उसके लिए लाइट का क्या मतलब है? लाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो बहुत ही फंडामेंटल है यूनिवर्स के लिए, बट हमें उसका कोई आइडिया नहीं, जस्ट बिकॉज हमारी बायोलॉजी अलाउ ही नहीं करती? हमारे पास, उसके पास 4 थे, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हो सकता है हमारे चारों तरफ कोई ऐसी चीज़ हो, बट हमें कोई आइडिया ना हो, क्योंकि हमारी बायोलॉजी ही अलाउ ही नहीं करती। राइट? सोचो। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे क्या यूट्यूब का एल्गोरिदम मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा? क्या रील्स बनाना ज़रूरी होगा? और अगला टॉपिक क्या होगा? कीप क्वेश्चनिंग। तो कैसे लगी आज की क्लास? अच्छा, इतिहास गवाह है कि जो दुनिया की सबसे प्रोफाउंड डिस्कवरीज हुई हैं, सबकी शुरुआत एक सवाल से हुई थी। चाहे वो न्यूटन का सवाल हो जो उसने पेड़ से गिरते हुए एप्पल को देख के किया हो, या आइंस्टाइन का सवाल हो जो उसने छत से गिरते हुए इंसान को देख के किया हो। हर चीज़ की शुरुआत एक सवाल से होती है। तो तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई भी सवाल हो जिसका तुम्हें जवाब चाहिए हो, तो नीचे कमेंट से पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं, उसमें पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप क्वेश्चनिंग।